हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। सास, बहू और सेंसेक्स की आज बारी इस समय हो गया है और मदद करने के लिए एंजल वन से आज ओशो कृष्ण होंगे आपके साथ। ओशो जी, गुड आफ्टरनून। आ रहा हूं, बातचीत की शुरुआत करेंगे। क्विकली डॉक्टर साहब, हम तक रीच आउट करने के जो तरीके हैं स्क्रीन पर रख दीजिएगा। वो व्हाट्सएप नंबर, वो ईमेल आईडी या फिर ट्विटर में रीच आउट करना है तो हैशटैग का इस्तेमाल, वो हैशटैग भी स्क्रीन पे रख दिया आपके। ईदर ऑफ दीज टू जो आपको यूज करना हो कर सकते हो आप। आ गया? हाँ, आ गया। अब आइए जरा क्विकली निफ्टी दिखाइए प्लीज स्क्रीन पे। इस समय तो बिल्कुल फ्लैट है। अच्छा, 30-35 पॉइंट ऊपर थे शुरुआती ट्रेड्स में, उसके बाद अचानक प्रेशर माउंट हुआ। हम 750 से कह लीजिए 650 तक गिरे थे। 650 तक गिरे थे, मतलब एक समय हम 80 पॉइंट दबाव में थे, वो जो जोन था। उसके बाद से रिकवरी का ट्रेड बढ़िया प्ले आउट होता हुआ। आज के मार्केट्स में, जैसे आज सुबह ग्लोबल क्यूज में मेंशन कर रहा था कि 3 दिन की छुट्टी के बाद जब लौट के आया तो यूएस के मार्केट्स का एक कंसर्न अपने लिए कंटिन्यू कर गया। वहां के सॉफ्टवेयर स्टॉक्स करेक्ट कर रहे थे कल भी, और वो अपने इंडियन आईटी के लिए खराब खबर थी। एक वही पॉकेट है जो सरदर्द कर रही है। इंडियन आईटी इंडेक्स स्क्रीन पर आएगा। और दूसरा, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियन आईटी, वो निफ्टी बैंक देख, मूव करिए स्क्रीन को क्विकली। इंडियन आईटी फिर पेन में भाई साहब। कल टेम्पररी सी रिलीफ थी, फिजल आउट हो गया सर। ये बैंक दरअसल पूरी पिक्चर बयान नहीं कर रहे हैं। दूसरी पॉकेट प्राइवेट बैंक्स है, एक बार वो लेकर आइएगा, क्योंकि एचडीएफसी बैंक हो, कोटक हो, सब मामला ठंडा ही दिख रहा था। तो बैंक, प्राइवेट बैंक्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, आईटी पेन में। अदरवाइज बाकी सारी पॉकेट्स बढ़िया कर रही हैं। अगर सेक्टोरल ग्रिड होता तो दिखाते तो सब मजबूती के साथ ही इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं। पर ठीक है, क्विकली पहले ओशो से जान लेते हैं निफ्टी पे व्यू बैठ क्या रहा है ओशो का। ओशो भाई साहब, गुड आफ्टरनून। आप लोग का हाउस कॉल एंजल वन का। वेरी गुड आफ्टरनून आशीष जी। सी ओवरऑल निफ्टी पे अगर हम देखें तो 750 25,750 काफी क्रूशियल रेजिस्टेंस है। तो जब तक 750 के ऊपर हम नहीं निकलते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रांगली बुलिश बायसनेस आना बेंचमार्क इंडेक्स पे थोड़ा टफ रहेगा। बिकॉज अगर हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे बेयरिश गैप का जो हायर रेंज है वो भी नियर अबाउट 25,750 है। एंड आज ओपनिंग पे अगर उसके ओपनिंग जो हुआ था उसके ऊपर अगर हम नहीं निकलते हैं तो एक हैमर कैंडल फॉर्मेशन हो सकता है एंड यहाँ से हम करेक्शन फेज में एंटर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आज के लिए काफी क्रूशियल रहेगा 750 का जोन। अगर इसके ऊपर निकलते हैं तो कल से हमें वापस से बाइंग ट्रैक्शन बाजार में बनते हुए दिखाई दे सकता है। परफेक्ट है। सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं भाई। नागपुर जाना है, अजमेर जाना है, थाने जाना है, मुंबई जाना है, पर जो लाइंस पैच हुई हैं वो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही हैं। नागपुर से अश्विनी मैम सबसे पहले। अश्विनी मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। कितने टाइम से स्टॉक मार्केट में हो अश्विनी मैम आप? 2 साल। 2 साल। और कैसा रहा 2 साल? नागपुर खूब पैसा आया नहीं आया? पहले तो बहुत अच्छा पॉजिटिव था, इसलिए बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। हाँ। और बहुत मजा भी आ रहा था। तो वो थोड़ा पहले फियर था, फिर वो ट्रांसफर हो गया थोड़ा कॉन्फिडेंस में, और लेकिन अभी थोड़ा सा नर्वसनेस हो गया है। ये ऐसी होता है। वो ओशो और ओशो का मार्केट ऐसे ही है। वो पहले शटर के नीचे से पैसा डाला तो डबल पैसा आया, फिर कुछ डाला तो एक्स्ट्रा आया, एंड में सब कुछ लेके भग गए। ये ऐसे ही करते हैं ये लोग। अश्विनी मैम, पहला सवाल कौन सा? ये केपीआईटी टेक्नोलॉजी में 1826 पे लिया था, वो सबसे ऊपर, और अभी 52% लॉस। 1826 पे केपीआईटी लिया हुआ है? हाँ। अरे और आईटी वैसे ही पेन में, और अभी भी मूड सुधरने का नाम नहीं ले रहा। ओशो, क्या करूं? मेरा तो आधे से ज्यादा इस बढ़िया से स्टॉक में कैपिटल एरोड हो गया है। यस, केपीआईटी अगेन आईटी होल पैक ही में काफी स्ट्रांग करेक्शन है, तो इसमें इसी की वजह से केपीआईटी में भी स्ट्रांग करेक्शन देखने को मिल रहा है। बट करंट लेवल्स पे ऑलरेडी काउंटर बहुत ही ओवरसोल्ड पैरामीटर है, तो यहाँ पे हमें सेल की राय नहीं बनेगी या एग्जिट की राय नहीं बनेगी। बट नो डाउट थोड़ा पुल बैक होता है नियरली 1150 1180 के आसपास, तो वापस से रिव्यू किया जा सकता है कि वहां पे हमें अपने पोजीशंस लाइटन अप कर देने चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए लंबे अवधि के लिए। बट मुझे लगता है जिस हिसाब का करेक्शन है
थोड़ा पुल बैक आ सकता है, बट कन्विक्शन यहाँ से रिवर्सल के अभी देखने को नहीं मिल रहे। अच्छा, क्योंकि आईटी की बात छिड़ गई ओशो, कई लोग पूछते होंगे कि यार इन्फी सर इतना सस्ता हो गया है, 1400 के नीचे स्लिप हो गया है, खरीद लूँ क्या लंबी अवधि के लिए, हर बार कमा के देता है। हाँ बोल रहे हो आप, या इस बार कुछ अलग है? नहीं, बिल्कुल अभी भी खरीदारी की ही राय बनेगी, बिकॉज मुझे लगता है हिस्टोरिकल सपोर्ट पे है। एंड जिस हिसाब से करेक्शन आया है, अगर हम देखें तो नो डाउट काफी ग्रेजुअल अप मूवमेंट आता है, बट जो सेल ऑफ आता है वो काफी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। बट करंट लेवल्स पे इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, जितने भी हैवी वेट कंपनीज है, सब काफी स्ट्रांग सपोर्ट पे हैं। सो इस जोन पे स्टैगर्ड मैनर पे वापस से एक्यूमुलेशन की राय बन रही है। एंड मुझे लगता है थोड़ा सा सबसाइड या कंसोलिडेट अगर यूएस मार्केट होता है एंड वहां से हमें थोड़ी स्टेबिलिटी देखने को मिलती है, तो वापस से हमारे मार्केट में एक अच्छा पुल बैक देखने को मिल सकता है। अगेन कन्विक्शन बुलिश फ्रंट पे नहीं है, बट पुल बैक प्ले बिल्कुल खेला जा सकता है आईटी काउंटर्स। पुल बैक के लिए खेला जा सकता है, बुलिशनेस लौटा है, ये कहना भी जल्दबाजी होगा। अजमेर से रत्नावली शर्मा मैम जुड़ती हुई। रत्नावली मैम, हाय, गुड आफ्टरनून मैम। मैम, आप कैसे स्टॉक चुनते हो? खुद ही अपने चुनते हो या कोई मदद कर रहा है? नहीं, मेरे हस्बैंड ने सर 25 ईयर्स से वो इसके अंदर हैं, तो उनकी सन से करती हूँ। 25 साल से स्टॉक मार्केट में है वो? वो तो एकदम प्रो है फिर। अच्छा, पहला स्टॉक कौन सा रत्नावली मैम? मेरा है NHPC 200 क्वांटिटी मैंने लिया था 76 में 2 इयर्स के लिए। तो इसका क्या करना है? इसको होल्ड करना है या इसका क्या करना है बताइए। और मिस्टर शर्मा क्या कह रहे हैं? आप बताइए सर, वो पूछ रहे हैं कि आप बताइए। अरे 25 साल से ओशो क्या करा जाए? 2 साल के लिए एनएचपीसी कैसा लग रहा है? मेरे खरीद भाव पे रखा हुआ है। असली एक्सपीरियंस इन्वेस्टर का यही पहचान होता है कि मार्केट जहां पे कंसोलिडेट या करेक्शन जोन पे, ये काउंटर अभी भी बहुत ही स्ट्रांग बेस फॉर्मेशन पे है। सो टेक्निकली काफी अच्छा लग रहा है, लंबे अवधि के लिए बिल्कुल आप निवेशित रहे मैम। मुझे लगता है इसका जो पहला पड़ाव है नियर अबाउट 85-86 के जोन के पास है, बट वहां से जैसे ही ब्रेक थ्रू होता है, काउंटर वापस से 3 डिजिट नंबर पे मूव करते हुए नजर आएगा। सो मीडियम से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए काफी बुलिश अप्रोच है, बिल्कुल अपने इन्वेस्टमेंट में निवेशित रहिए। लोअर एंड पे अगर जाता है तो और भी पोजीशंस ऐड किए जा सकते हैं। 70 से 72 काफी स्ट्रांग सपोर्ट है, सो वहां पे पोजीशंस ऐड करें। 85-86 का पहला टारगेट है, फॉलोड बाय 105। हाँ, बढ़िया है मैम, सही जगह लिया हुआ है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लंबी अवधि। शर्मा सर वहीं है कि बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं क्या? जी जी, सुन रहे हैं। हाँ, तो उन्हें बता दीजिए, ओशो ने कहा उनको एक्सपीरियंस इन्वेस्टर की पहचान। सीना फूल रहा होगा उनका। तो भाई बढ़िया स्टॉक लिया है, रखिए। 105 तक के टारगेट तो अभी नजर आ रहे हैं। अश्विनी मैम, अगला सवाल। नेशनल फर्टिलाइजर्स है, 61 पे लिया। नेशनल फर्टिलाइजर, ये क्यों लिया? लॉन्ग टर्म वाला, ट्रेडिंग वाला मामला? फंस गए थे? ट्रेडिंग के लिए लिया था या सोचा था लंबी अवधि के लिए? नहीं, कभी इसका पता ही नहीं था कुछ। बस लिया था क्योंकि जो भी लेते थे थोड़ा प्रॉफिट आया निकाल लेते। ईयर थोड़ा ग्रीड चाहिए। वो दिन वैसे थे कि गलती भी करो तो माफ कर देता था स्टॉक मार्केट। अभी ब्रूटल हो गया है। आधा पैसा यहाँ भी गया एनएफएल में। और ओशो, ये फर्टिलाइजर वो मजा नहीं। खबर आती है, बरसाती वेंडर तक चलते हैं, फिर मामला गड़बड़ा जाता है। अभी नतीजे तो बहुत अच्छे आए थे, पर उससे बहुत ज्यादा कुछ फायदा मिला नहीं स्टॉक को। क्या करूं एनएफएल में? फर्टिलाइजर केमिकल में काफी सेलेक्टिव काउंटर्स में ही अच्छे ट्रैक्शन है। एनएफएल में अगर देखिए तो अभी कोई खास ट्रैक्शन है नहीं, एंड अभी भी अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के नीचे ही मूव कर रहा है। तो टेक्निकली यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट आना काफी मुश्किल है। ऑल्दो अगर निवेशित हैं एंड ऑब्वियसली हायर लेवल से आप निवेशित हैं मैम, तो अभी के लिए आप बिल्कुल स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। 75 रुपीज का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। इसके नीचे जाता है तो बेटर है कि एक बार के लिए एग्जिट करके अपने कैपिटल को कहीं और मूव किया जाए। बट 75 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए। हायर लेवल्स पे अगर 95, 98 के पुल बैक्स आते हैं तो एक बार के लिए एग्जिट करने की राय बनेगी। रत्नावली मैम, अगला सवाल। हाँ, ये सब मैंने ग्रो का लिया था। 200 क्वांटिटीज हैं 165 में 6 महीने पहले लिया था। तो अभी इसको क्या होल्ड करना है?
ओशो कैपिटल मार्केट स्टॉक्स और ब्रोकरेज में लीडर, क्या करूं, बने रहूं क्या ग्रो के साथ, बिलियन ब्रेन्स के साथ? बिल्कुल, टेक्निकली भी एंड फंडामेंटल भी काउंटर में काफी अच्छे डेवलपमेंट्स हैं, तो बिल्कुल निवेशित रहना चाहिए। बट यहाँ पे टेन्योर मीडियम से लॉन्ग टर्म का रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। बहुत सारे न्यूज हैं, मैक्रो फैक्टर्स हैं जो कि वोलेटिलिटी को ट्रिगर कर सकते हैं, बट लंबे अवधि के लिए काउंटर पॉजिटिव है एंड बिल्कुल आप निवेशित रहिए। 185 का पहला टारगेट बन रहा है, उसके ऊपर जाता है तो वापस से रिव्यू किया जाएगा काउंटर। एक क्वेश्चन पूछने का मन कर रहा है बड़ी जोर से, लंबी अवधि के लिए एंजल वन रखूं या ग्रो, पर ओशो जवाब नहीं देंगे मुझे पता है, किसी और दिन के लिए डिबेट छोड़ देता हूं। मुंबई से ईशा सिंह जी जुड़ती हुई। ईशा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। लेट्स दिखाओ ईशा मैम। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, हाउ आर यू? अरे फोन लाइन, आप तो साक्षात दिखने वाले थे ना? मेरे कैमरे में कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो वो ऑन नहीं हो पा रहा है। कोई नहीं, अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे आपसे। ईशा मैम, अभी तो आप सवाल पूछ डालो। पहला सवाल कौन सा? पहला सवाल है मेरा IAX के बारे में। इसकी बाइंग प्राइस है 194। मेरे पास 500 शेयर है इसके, तो क्या करना चाहिए? काफी टाइम, 2 साल हो गए। क्यों लिया था? उस टाइम पे ट्रेडिंग वेडिंग का मन था या सोचा था कि लॉन्ग टर्म के लिए लूंगी? नहीं, उस टाइम पे इसके प्रोस्पेक्ट्स अच्छे थे, कपलिंग वगैरह, मार्केट कपलिंग की कोई न्यूज नहीं थी और बढ़ रहा था स्टॉक। सो बड़ा भी था, 194 पे खरीदा था, 210 तक गया था। हाँ। बट फिर एकदम से नीचे आ गया, तो अभी क्या करना चाहिए? धंधे पे और अभी क्वेश्चन मार्क रह गए ओशो, पता नहीं किस हद तक का इम्पैक्ट पड़ेगा। अब तो रूलिंग आ गई है इनके अगेंस्ट में। IEX चार्ट्स पे कैसा है? अब मेरी 195 की बाइंग है, बने रहूं, एवरेज करूं या निकल जाऊं? करंट लेवल्स पे बिल्कुल एवरेज करने की राय नहीं बनेगी। काउंटर में काफी ब्लीक है, बिल्कुल ब्रेक डाउन के पड़ाव पे खड़ा है। 120 के नीचे अगर जाता है तो यहाँ से ब्रेक डाउन हो सकता है एंड 80 तक के टारगेट्स हमें नीचे के लेवल्स पे देखने को मिल सकते हैं। सो बेटर है मैम कि आप 120 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से काउंटर में अपने पोजीशंस होल्ड करें। अगर थोड़ा भी पुल बैक आता है नियर अबाउट 150 155 के आसपास, जो कि इसका लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है, तो वहां पे अपने पोजीशंस को लाइट करने की राय बनेगी। ओके ईशा मैम, अगला सवाल पूछ लो आप। अगला सवाल है सेंट्रल बैंक के लिए। बाइंग प्राइस है 40.5। इसका कुछ दिन पहले टारगेट आया था 56 का, लेकिन फिर पता नहीं है, ऊपर जा नहीं पाया। टारगेट आया था, कहां से आया था? आपने स्टडी करा था क्या? नहीं नहीं कहीं तो HDFC बैंक या किसी की तो कॉल थी। ठीक है। सो अभी मेरे पास इसके 1000 शेयर्स है, तो क्या करना चाहिए? ओशो, ये तो खैर मेरी बाइंग के आसपास है, क्या करना चाहिए? बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। काफी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन है इस काउंटर में एंड 40 रुपीज का पहला रेजिस्टेंस है। बहुत दिनों के बाद अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर मूव किया है। सो टेक्निकली काफी अच्छे डेवलपमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। 40 रुपए के ऊपर जैसे निकलता है, यहाँ से एक अच्छा ट्रैक्शन मिल सकता है। 44 का पहला टारगेट रहेगा, फॉलोड बाय 46 रुपीज। तो मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से काउंटर अच्छा लग रहा है, एक अच्छा पुल बैक रिकवरी देखने को मिल सकती है। 40, 44 एंड 46 के टारगेट्स रहेंगे, उसके अकॉर्डिंगली अपने पोजीशंस को होल्ड रखें। परफेक्ट है। अश्विनी मैम, रत्ना मैम, ईशा मैम, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए, इस प्लेटफॉर्म पे अपनी क्वेरीज रेज करने के लिए। ओशो, आपका भी थैंक यू, सारी क्वेरीज बहुत बढ़िया तरीके से हमेशा की तरह सॉल्व करने के लिए। ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो एक क्विक मार्केट चेक। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। इन ग्रीन कल की फ्लैट लाइन पे बिल्कुल झूलते हुए भारतीय बाजार इस समय। खैर, हमारी अगली मुलाकात होनी है अब आधे घंटे बाद 1:27 पे। आज एक और इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट, नारायण हेल्थ या जिसे हम कहते हैं नारायण हृदयालय ग्रुप CFO संध्या जुड़ेंगी हमारे साथ। नतीजे, AI का इम्पैक्ट बिजनेस पे, नारायणा का बहुत एग्रेसिव जो इंटरनेशनल प्लान्स हैं वो ब्यूटीफुली अब वर्क करते हुए फाइनेंशियल्स में नजर आ रहे हैं। सब पे डिटेल में बातचीत करेंगे आज, जुड़िएगा।